बच्चों, a very good evening to all of you and I welcome you all to this amazing platform of ICSC वाला and आप सभी के वन शॉट सीरीज के अंदर। तो इसी के साथ आज हम लोग करने वाले हैं वन शॉट आपके एक और चैप्टर का, दैट इज रेशियो एंड प्रपोर्शन। अब इस चैप्टर का नाम तो रेशियो एंड प्रपोर्शन है, बट आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस से रेशियो पार्ट हट चुका है और आपके पास सिर्फ और सिर्फ प्रपोर्शन पार्ट रह गया। तो आपको इस चैप्टर में से सिर्फ प्रपोर्शन पार्ट को पढ़ना है। अब प्रपोर्शन में आपकी बहुत सारी चीजें हैं, कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन, फोर्थ प्रपोर्शन, मीन प्रपोर्शन, कॉम्पोनेंडो, डिविडेंडो, ऑल्टरनेंडो, इन्वर्टेंडो। तो इन सारी चीजों को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कैसे यूज करना है, कैसे इस चैप्टर को देखना है, करना है और समझना है, तो उसी के साथ हम लोग वन शॉट में आज इसके पीवाईक्यूज, स्पेसिमेन पेपर और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि हम इससे पहले वाले वन शॉट्स में भी कर चुके हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद इट। इस पूरे लेक्चर के नोट्स आपको पीडब्ल्यू एप्लीकेशन से मिल जाएंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। सो मेक श्योर कि आप वो सारे क्वेश्चंस वापस प्रैक्टिस करो। तो बेटा आज हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं जो भी इस चैप्टर की रिक्वायरमेंट है, दैट इज आपका इंट्रोडक्शन करेंगे, प्रपोर्शन के बारे में सीखेंगे, कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन, मीन प्रपोर्शन, फोर्थ प्रपोर्शन होता क्या है वो सीखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रपोर्शन के बारे में सीखेंगे। 2026 का दैट इज आपके इसी साल जो आप लोगों के लिए पेपर आया है, सैंपल पेपर, उसके क्वेश्चंस को देखेंगे। उसी के साथ पीवाईक्यूज 2025 जो इस साल मार्च में आपके सीनियर्स पेपर दे चुके हैं, उसमें कैसे क्वेश्चंस आए थे इस चैप्टर से, वो हम लोग आज देखने वाले हैं। एंड बेटा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी, क्योंकि आपको पता है कि आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए तभी आप कर पाओगे, पर अगर आपको थोड़ा सा भी अगर डाउट होता है कंसेप्ट में, तो ये चैप्टर आपको थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है। तो इसीलिए बेसिक से हम लोग शुरू करेंगे, कंसेप्ट्स को बिल्डअप करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जो आपके पेपर में देखे जा सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर, रेशियो एंड प्रपोर्शन। अब रेशियो आपका है तो नहीं, बट समझ लेते हैं रेशियो होता क्या है। रेशियो की अगर जब हम बात करते हैं तो हम दो क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं डिवीजन से। फॉर एग्जाम्पल A/B अगर 2/3 है तो उसको रेशियो के पर्सपेक्टिव में हम 2:3 बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर एक पिज्जा है, उसमें से मैंने 2 स्लाइस और आपने 4 स्लाइस ले लिए हैं, 6 जो आपका टोटल स्लाइस था, तो इसका रेशियो 2:4 दैट इज 1:2 हो जाएगा। तो रेशियो की जब हम बात करते हैं, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन वन क्वांटिटी अपॉन अनदर क्वांटिटी एंड द यूनिट्स हैज टू बी सेम। अब उसी के साथ अगर हम प्रपोर्शन की बात करते हैं ना बेटा, तो प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है? प्रपोर्शन का मतलब हो जाता है, अब जैसे रेशियो में 2 क्वांटिटीज हैं A और B, प्रपोर्शन में 4 क्वांटिटीज आ जाती हैं और वो 4 क्वांटिटीज आपकी क्या होती हैं? A, B, C एंड D। तो शुरू करते हैं प्रपोर्शन को समझने के साथ, लेट्स स्टार्ट विद इट। तो बेटा कोई भी ऐसी 4 नॉन जीरो क्वांटिटीज की बात करी जाए तो एक भी क्वांटिटी जीरो नहीं होनी चाहिए। तो 4 नॉन जीरो क्वांटिटीज सच दैट पहली A है, दूसरी B है, तीसरी C है और चौथी D है। अगर ये 4 आपके पास नॉन जीरो, आपके पास यूनिट्स हैं, आपके पास नंबर्स हैं, तो अगर आप इसका प्रपोर्शन बनाना चाहते हैं, सो इट विल बी A/B बराबर C/D। तो इन दोनों का जो रेशियो होगा वो बराबर होगा इन दोनों के रेशियो के। तो ये चारों नॉन जीरो क्वांटिटीज आपकी प्रपोर्शन में हो जाएंगी। इसको बोलते कैसे हैं बच्चा? इसको बोला जाता है A/B as C/D। तो इसको हम क्या बोलते हैं? A/B as C/D। तो अगर आपके पास 4 क्वांटिटीज हैं और वो A/B is equal to C/D फॉर्म में है, तो ये आपका प्रपोर्शन है। फॉर एग्जाम्पल 1/2 is equal to 4/8। बिल्कुल है, क्यों नहीं है? क्योंकि 4 और 8 को कैंसिल करके भी 1/2 आएगा। तो इस तरीके से आपके 4 नंबर प्रपोर्शन में हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं कि 1 कप चाय के लिए 2 चम्मच चीनी चाहिए, 1 कप चाय के लिए अगर 2 चम्मच चीनी चाहिए, तो 2 कप चाय के लिए कितनी चीनी चाहिए होगी? 4 चम्मच चीनी चाहिए हो गई 4 नॉन जीरो क्वांटिटीज प्रपोर्शन में। सिमिलरली 3 कप चाय के लिए 6 चम्मच चीनी चाहिए होगी, हो गई 3 से ज्यादा। पर अगर आप 2 को भी कंपेयर करते हो तो ये तीनों आपस में प्रपोर्शन में है। अब यहाँ पे इन सारे, ये जो सारी क्वांटिटीज आपको नजर आ रही हैं चारों, इनको बोला जाता है टर्म्स। ठीक है, सिंपल सी बात है, आ जाओ आगे चलते हैं। तो बेटा 4 नॉन जीरो क्वांटिटीज such that A/B is equal to C/D प्रपोर्शन में होता है।
अब एक चीज का ध्यान रखना आपको जरूरी है कि ए और बी की जो यूनिट है वो सेम होनी चाहिए, सी और डी की जो यूनिट है वो सेम होनी चाहिए। क्या ए और बी की और सी और डी की आपस में यूनिट अलग हो सकती है? बिल्कुल। अगर ए बाय बी की मान लो रुपीज में यूनिट है दोनों की, लेकिन सेम होनी चाहिए। सी और डी की लेट्स से मीटर्स में है, पर दोनों की मीटर्स में होनी चाहिए। तो आपकी ये नहीं देखना आपको कि चारों सेम क्वांटिटीज होनी चाहिए, इन चारों में से ए अपॉन बी की एक क्वांटिटी होनी चाहिए और सी अपॉन डी की एक क्वांटिटी, मतलब एक यूनिट होनी चाहिए। इतनी बात सबको समझ में आई? ए इज टू बी एज सी इज टू डी इसको बोला जाता है। अब बेटा आगे चलते हैं। अब मैंने आपको बोला कि ए बी सी डी क्या कहलाई जाती हैं? टर्म्स ऑफ प्रपोर्शन बोली जाती है। ए बी सी और डी आपके प्रपोर्शन की टर्म्स बोली जाती हैं। अब इसी के साथ बेटा ए फर्स्ट टर्म, बी सेकंड टर्म, सी थर्ड टर्म और डी फोर्थ टर्म आपकी कहलाई जाती है। अभी तक सारा सिंपल है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो ना समझ में आए। अब बेटा बहुत सिंपल सी बात है, इसको अगर हम देखें तो अगर हमारे पास चार नॉन जीरो क्वांटिटीज हैं, लेट्स से a अपॉन बी बराबर c अपॉन डी। अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब b को c से, a को d से, तो a इंटू डी बराबर b इंटू सी आ जाएगा। बेटा a और d क्या है? सबसे a है सबसे स्टार्टिंग की टर्म, d है सबसे एंड की टर्म। तो सबसे स्टार्टिंग की टर्म और सबसे एंड की टर्म आपके पास यहां पर है, तो इनको हम एक्सट्रीम्स बोलते हैं। जो बीच की दोनों टर्म्स है उनको हम मीन बोलते हैं। बेटा एक्सट्रीम और मीन्स, मीन्स मतलब बीच का। तो यहां से हमारे पास क्या आया कि एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट बराबर होता है मीन्स के प्रोडक्ट के। जो ए और डी का प्रोडक्ट है वो बराबर होगा बी और सी के प्रोडक्ट के। अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब बेटा मीन प्रपोर्शन, कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन, फोर्थ प्रपोर्शन मैं आपको एक ही पेज पे समझा देती हूं ताकि आपके पास एक फ्लो चार्ट बना रहे। बच्चा प्रपोर्शन दो तरीके के होते हैं अगर हम बात करें मेजरली, ठीक है। प्रपोर्शन वैसे हमने सीखा ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी होता है। ये होता है नॉर्मल प्रपोर्शन। नॉर्मल प्रपोर्शन क्या कि बच्चा ए अपॉन बी बराबर है सी अपॉन डी के। और अगर आपके पास क्वेश्चन में लिखा आता है कि आपको फोर्थ प्रपोर्शनल निकालना है, क्या करना है? अगर क्वेश्चन में आपको लिखा आता है कि आपको फोर्थ प्रपोर्शनल निकालना है, इसका मतलब है कि a अपॉन बी बराबर है c अपॉन डी के, और आपको इस d की वैल्यू निकालनी है। आपको क्या करनी है? इस d की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि d ही आपका फोर्थ प्रपोर्शनल होता है। और d कब आता है आपके प्रपोर्शन में? जब a अपॉन बी बराबर c अपॉन डी होता है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन कैसा आता है? लेट्स से कि आपके क्वेश्चन में आता है कि थर्ड प्रपोर्शन निकालो। अब थर्ड प्रपोर्शन क्या c की वैल्यू निकालनी है? बिल्कुल c की वैल्यू निकालनी है। मान लो आपके क्वेश्चन में आता है कि थर्ड प्रपोर्शनल निकालो, ठीक है। अब थर्ड प्रपोर्शनल बेटा क्या होगा? अगर हम थर्ड प्रपोर्शनल की बात करें तो क्या a अपॉन बी बराबर c अपॉन डी होगा और c की वैल्यू निकालनी होगी? नहीं बेटा, आपके पास दो अलग अलग टर्म्स आएंगे। एक आएगा थर्ड प्रपोर्शन और एक आएगा मीन प्रपोर्शन निकालो। देखो क्वेश्चन इन तीनों के ही लैंग्वेज में घूमेगा, इसके अलावा आपको क्वेश्चन नहीं घुमाएगा। अब आपसे क्या बोला गया है कि अगर बोला जाए फोर्थ प्रपोर्शन निकालो, तब तो बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल है कि तुम्हें ए बी और सी की वैल्यू गिवन होगी, तुम्हें डी की वैल्यू निकालनी होगी। लेकिन अगर तुमसे बोले बच्चा कि थर्ड प्रपोर्शन या मीन प्रपोर्शन निकालो, तो थर्ड प्रपोर्शन या मीन प्रपोर्शन किसके पार्ट्स हैं? ये कहलाए जाते हैं कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन। कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन के पार्ट्स कहलाए जाते हैं। अब बेटा अगर ये कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन के पार्ट्स कहलाए जाते हैं, अगर कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन के पार्ट्स कहलाए जाते हैं तो कुछ तो डिफरेंस होगा। ये नॉर्मल प्रपोर्शन है, तो कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन से नॉर्मल प्रपोर्शन कैसे अलग होगा उसकी हमें बात करनी है। तो ये थर्ड प्रपोर्शन है, ये मीन प्रपोर्शन है, आपको कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन निकालना है। अगर आपको कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन निकालना है तो आप ये समझना कि ये दो वर्ड जहां आपको नजर आ जाए, इसका मतलब है a अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी। a अपॉन बी बराबर b अपॉन सी।
तभी इसको कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन बोला जाता है, क्योंकि जहां पे पहला रेशियो खत्म हो रहा है दूसरा वहीं से शुरू हो रहा है, इसलिए कंटिन्यू हो रहा है। तो इस टाइप के प्रपोर्शन को कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन बोला जाता है। अगर थर्ड प्रपोर्शन निकालने की बात है तो आपको क्या करना है, आपको इस C की वैल्यू निकालनी है। तो आपको क्या करना है, इस C की वैल्यू निकालनी है। अगर आपसे मीन प्रपोर्शन पूछा जाता है, इसका मतलब है कि आपको इस B की वैल्यू निकालनी है। तो इनिशियल यही पेज है जो आपको समझना है। क्वेश्चन में बेटा फोर्थ प्रपोर्शन आता है, मतलब A/B बराबर C/D और आपको D की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन में अगर आता है थर्ड प्रपोर्शन, मतलब कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन एनी हाउ मान लो, अगर थर्ड प्रपोर्शन आता है तो A/B बराबर B/C और आपको C की वैल्यू निकालनी है। अगर आता है मीन प्रपोर्शन तो A/B बराबर B/C है और आपको B की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि दोनों B सेम है। अगर यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो आपको एक और वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज B² = AC, और आप इससे भी निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चंस अब मैं आपको दिखाती हूं कि किस तरीके के आते हैं। बच्चा आ जाओ। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, यहां पे देखो आपको क्या बोला है कि भाई x और y दो क्वांटिटीज हैं और ये आपस में प्रोपोर्शनल है। आपको मिसिंग m और n की वैल्यू बतानी है। पिछले स्पेसिमेन का क्वेश्चन है 2025 का, ठीक है। चलो भाई, अब आपको पता है कि अगर ये x और y प्रोपोर्शन में है, मतलब बेटा 6/m बराबर होगा 12/18 के, और ये बराबर होगा n/6 के। क्यों? क्योंकि ये प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल का मतलब है A/B बराबर C/D, A/B बराबर C/D। अब इनमें से दो को लेके कंपेयर कर लो। दैट मीन 6/m = 12/18 कर लो, और बचा 12/18 = n/6 कर लो। यहां से m की वैल्यू, वहां से n की वैल्यू। 12/18 का मतलब 2/3, ठीक है। तो 6m की वैल्यू कितनी आ गई, 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 18 कितना आ गया, 2m, और m की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 9। यहां पे देखो, अब इसको भी कैंसिल करोगे, 6 2 जा 6 3 जा 3 1 जा 3 2 जा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। तो m 9 है, n 4 है। तो इसी तरीके से ऑप्शन नंबर C आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब बेटा क्वेश्चन देखो, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल। अब सीधा क्वेश्चन क्या बोला है, फोर्थ प्रोपोर्शन निकालो। जहां फोर्थ प्रोपोर्शनल पढ़ लो वहां समझ जाओ A/B बराबर है C/D के, और तुम्हें इस मिसिंग D की वैल्यू निकालनी है। तो इसका मतलब है ये A है, ये B है और ये C है। आ जाओ सॉल्व करते हैं। तो 1.5/4.5 = 3.5/D। बेटा डेसिमल डेसिमल हट जाएगा, 15 1 जा 15 3 जा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, D की वैल्यू आ गई 10.5। तो इस तरीके से सिंपली आप क्या करेंगे बच्चा, आप फोर्थ प्रोपोर्शनल की वैल्यू निकाल सकते हैं। मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए कि आपको थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है। थर्ड प्रोपोर्शनल का मतलब मैंने आपको क्या बताया कि जहां थर्ड प्रोपोर्शनल पढ़ लो, मतलब वो कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन है, और कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, A/B = C/D। बेटा 3 2 जा 6 + 2 8/3/4। अब बेटा समझो, थर्ड प्रोपोर्शन का मतलब है कि आपको C की वैल्यू निकालनी है, गिवन दैट A/B बराबर है B/C के। तो ये A है, ये B है, ये भी याद रखना, ये A है, ये B है, और जो B यहां है वही B, सॉरी बेटा, वही B यहां भी है, वही B यहां भी है, और ये C की वैल्यू निकालनी है। 3 4 जा 12, दैट मीन्स 8/12 = 4/C। 2 जा 3 जा 2 जा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, C की वैल्यू आ जाएगी बेटा 6। C की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी आपके पास, 6 आ जाएगी। सो आई होप कि ये सबको क्लियर है कैसे किया है ये। अगर इसके नीचे 1 होता तो एक्सट्रीम एक्सट्रीम इनर इनर 8/12 हो जाएगा = 4C, और यहां से आपके पास थर्ड प्रोपोर्शन आ जाएगा। अब आपसे मीन प्रोपोर्शन बोला है।
अब मीन प्रपोर्शन का भी मतलब क्या होता है, a अपॉन बी बराबर b अपॉन c, और आपको इस b की वैल्यू निकालनी है। दैट मीन्स ये a है और ये c है। तो आपके पास a की वैल्यू है 6 + 3√3, b की वैल्यू आपको निकालनी है, या आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो b² = a × c। तो b² = 6 + 3√3 इंटू c बचा 8 माइनस का 4√3। अब बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, फर्स्ट टर्म को दोनों के साथ, फिर नीचे सेकंड टर्म को दोनों के साथ। आ जाओ। तो बेटा 8 6 48, 6 4 24√3, 8 3 24√3 और 4 3 12, √3 इंटू √3 3, 12 3 माइनस का 36। बेटा 24√3 कैंसिल, तो b² की वैल्यू कितनी आ गई, 48 में से 36 माइनस करेंगे 12 आ गई, और b की वैल्यू कितनी आ गई, √12, जिसको आप 2√3 भी लिख सकते हो। अब बहुत बच्चे होंगे जिनको ये कन्वर्जन नहीं आता होगा, तो बेटा 12 √12 है, इसको आप क्या लिख सकते हो, √2 इंटू 2 इंटू 3। तो बेटा ये 2 बाहर आ जाएगा एक बन के, तो आपके पास आ गया 2√3। आप √12 पे भी छोड़ सकते हो अगर ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है तो। अब आगे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मीन प्रपोर्शन बिटवीन 4 एंड 9। मीन प्रपोर्शन का मतलब a अपॉन b बराबर b अपॉन c एंड b² = ac। तो b² = 4 × 9, b² = 36, और b की वैल्यू √36, दैट इज 6। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सिंपल, बस आपको 3 चीजें याद रखनी है। फोर्थ प्रपोर्शन मतलब a अपॉन b बराबर c अपॉन d, d की वैल्यू। थर्ड प्रपोर्शन मतलब a अपॉन b बराबर b अपॉन c और c की वैल्यू। बेटा मीन प्रपोर्शन का भी मतलब है a अपॉन b बराबर b अपॉन c और b की वैल्यू। ये जो a अपॉन b बराबर c अपॉन d है, दिस इज प्रपोर्शन। a अपॉन b बराबर b अपॉन c है, दिस इज कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन। अब कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन में से आपसे b पूछ सकता है, c पूछ सकता है, a भी पूछ सकता है, पर a के लिए फर्स्ट टर्म बोल देगा, c के लिए थर्ड प्रपोर्शन और b के लिए मीन प्रपोर्शन। अब नेक्स्ट बेटा जो एक टाइप का क्वेश्चन आपके किसी एक पेपर में 2023 के पीवाईक्यू में देखा गया है, वो एक इस तरीके का क्वेश्चन है कि आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको पूछा है कि क्या नंबर ऐड किया जाए, किस में, 4 6 8 11 में क्या नंबर ऐड किया जाए कि ये चारों प्रपोर्शन में हो जाए। चारों में एक ही नंबर ऐड करना है। अभी देखो 4/6 2/3 है, 8/11 8/11 है, प्रपोर्शन में नहीं है। तो क्या ऐसा नंबर ऐड किया जाए कि ये प्रपोर्शन में हो जाएंगे। तो सिंपल है बेटा, हम क्या मानेंगे, लेट दैट नंबर बी x। तो हमने बोला कि भाई जो नंबर ऐड करने वाला है या जिस नंबर को हमें ऐड करना है वो क्या है, x है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 + x अपॉन 6 + x इज इक्वल टू 8 + x एंड 11 + x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चा, 4 + x इंटू 11 + x हो जाएगा, 6 + x इंटू 8 + x हो जाएगा। बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल, बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल सॉल्व करेंगे। बेटा 4 × 11 44, 4x 11x एंड x²। सिंपल आ गया लेफ्ट हैंड साइड, 48 + 6x + 8x एंड x का स्क्वायर। x² दोनों साइड से कैंसल आउट हो जाएगा। 44 + 15x इज इक्वल्स टू 48 + 8 और 6 14x। रीअरेंज करेंगे बच्चा, रीअरेंज करेंगे तो 15x माइनस का 14x इज इक्वल टू 48 - 44। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। तो यहां से x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 4। तो इस तरीके से नॉर्मल प्रपोर्शन के क्वेश्चन होंगे। अब आते हैं प्रॉपर्टीज पे। अब यहां से शुरू होती है कंपोनेंटों की प्रॉपर्टीज।
A अपॉन बी बराबर C अपॉन डी है, इसी को प्रोपोर्शन कहते हैं। आई होप कि यहां तक इतनी बात क्लियर हो गई हो। सबसे पहली प्रॉपर्टी, बेटा प्रॉपर्टीज क्या होती है कि अगर आप A अपॉन बी इज इक्वल टू C अपॉन डी में कुछ चेंज कर दो तो क्या रिजल्ट आएगा। जैसे अगर एपी की प्रॉपर्टीज देखें तो अगर हम एक सीक्वेंस अगर एपी में है और हम हर टर्म में अगर सेम नंबर ऐड कर दें तो तब भी वो एपी रहेगा, ये प्रॉपर्टी है। सिमिलरली पहली प्रॉपर्टी प्रोपोर्शन की क्या है, इन्वर्टेंडो। बेटा फिजिक्स में आपने इन्वर्ट पढ़ा होगा कि भाई कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर रेज आती है ना, आपके ऑब्जेक्ट की एक मिरर इमेज बनाती है, तो कभी कभी इमेज जो है वो इन्वर्टेड बनती है। इन्वर्टेड का मतलब होता है अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज ऐसी बनेगी, दिस इज इन्वर्टेड, राइट। ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, दैट्स इट, सेम चीज है, कुचक पुचक, अगर जिसको बैच में थे वो याद होगा। तो बच्चा अगर A अपॉन बी बराबर है C अपॉन डी के, तो अगर मैं दोनों साइड रेसिप्रोकल कर दूं, इन्वर्ट कर दूं, वैसे इसका नाम रेसिप्रोकलेंडो भी रख सकते थे पर थोड़ा लंबा हो जाता, लेट इट बी, ठीक है, इन्वर्टेंडो ठीक है, चलो। तो A अपॉन बी बराबर अगर C अपॉन डी है, अगर मैं इन्वर्टेंडो लगा रही हूं, इसका मतलब है कि B अपॉन ए बराबर D अपॉन C हो जाएगा। दिस इज ऑल्सो ट्रू। अगर बेटा 1 अपॉन टू है ना, 1 अपॉन टू 4 अपॉन 8 के बराबर है, 1 अपॉन टू 4 अपॉन 8 के बराबर है, तो 2 अपॉन 1 भी 8/4 के बराबर होगा, दोनों जगह 2 आ जाएगा। सो दिस इज इन्वर्टेंडो। इन्वर्ट कर देना, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, है ना। दिस इज कौन सी इमेज है, रियल एंड सीधी इमेज, फिर ये इन्वर्टेड इमेज बनती है ना। बाकी फिजिक्स वाले सर अच्छे से कराएंगे। चलो बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारे आगे है दैट इज ऑल्टरनेंडो। ऑल्टरनेंडो का मतलब क्या होता है, अभी आपको लग रहा होगा ये प्रॉपर्टीज हम यूज कहां करेंगे, डिपेंडिंग ऑन कि आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, आपको क्वेश्चन में प्रूव करने को क्या बोला है, निकालने को क्या बोला है, उन सारे बेसिस के ऊपर आपकी ये प्रॉपर्टीज कब कहां कैसे यूज करनी है वो डिपेंड करेगी। अब अगर यहां पे मैं ऑल्टरनेंडो आपको बताऊं तो बेटा ऑल्टरनेंडो का मतलब है, समझो, पोजीशन को स्वैप करना, पोजीशंस को एक्सचेंज करना, दैट इज ऑल्टरनेंडो। दैट मींस A अपॉन बी बराबर C अपॉन डी है, तो अगर मैं किसी की भी एक की पोजीशन स्वैप कर दूं, अगर मैं B और C की पोजीशंस को स्वैप कर दूं तो ये हो जाएगा A अपॉन C बराबर B अपॉन डी, और ये भी प्रोपोर्शन के टर्म्स में ट्रू रहेगा। एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं, लेट्स से 4/8 बराबर है 5/10 के। अगर मैं 8 और 5 की पोजीशन को स्वैप कर दूं, दैट मींस 4/5 इज इक्वल टू 8/10। बेटा 8/10 कैंसिल हो गया, क्या आएगा 4/5, तो ये भी ट्रू रहता है। तो ऑल्टरनेंडो क्या कहता है, क्या ये सारी प्रॉपर्टीज एक क्वेश्चन में लग सकती हैं, बिल्कुल लग सकती हैं। क्या हो सकता है कि क्वेश्चन में सिर्फ एक प्रॉपर्टी लगे, बिल्कुल, पर वो एक प्रॉपर्टी इन दोनों में से नहीं होगी। फिर लेट्स से नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चा कॉम्पोनेंडो। तो कॉम्पोनेंडो प्रॉपर्टी आपको क्या कहती है कि अगर A अपॉन बी बराबर है C अपॉन डी के, तो A प्लस बी अपॉन बी एंड C प्लस डी अपॉन डी भी बराबर होंगे। लेट्स से कि 1/2 बराबर है 3/6 के, तो बेटा 1 प्लस 2/2 भी बराबर होगा 3 प्लस 6/6 के। दैट मीन्स 3/2 बराबर होगा 9/6 के, जो कि अगेन 3/2 बनेगा। सो कॉम्पोनेंडो क्या कहता है कि अगर A अपॉन बी बराबर है C अपॉन डी के, तो A प्लस बी अपॉन बी, मतलब न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर भी बराबर होंगे दोनों के। ये आपको सिंपल सी बात बताता है। नेक्स्ट है बच्चा आपका डिविडेंडो। तो डिविडेंडो आपको क्या बोलता है, अब देखो कॉम्पोनेंडो में प्लस कर रहे थे, डिविडेंडो में माइनस करेंगे। तो अगर A अपॉन बी बराबर है C अपॉन डी के, तो A माइनस बी अपॉन बी बराबर होगा C माइनस डी अपॉन डी के। तो A माइनस बी अपॉन बी बराबर होगा C माइनस डी अपॉन डी के। अब बेटा नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है
कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो सी एंड डी, ये आपके मेजॉरिटी क्वेश्चंस में लगती है। मेजॉरिटी क्वेश्चंस में लगने का मतलब है कि यही वो प्रॉपर्टी है जो ज्यादातर क्वेश्चंस में अप्लाई की जाती है। तो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो अगर हमें साथ लगाना है तो इसका मतलब क्या है, ए अपॉन बी अगर बराबर है सी अपॉन डी के, सो दिस मीन्स ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी बराबर होगा सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी के। नाउ दिस इज दी कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। आपको जो मेजॉरिटी क्वेश्चंस आते हैं वो इसी से आते हैं, ठीक है। तो इसी को हमें समझना है, पढ़ना है एंड देखते हैं कि क्वेश्चन कैसा आता है। अब फॉर एग्जाम्पल बच्चा आपके पास है 5x प्लस 6y अपॉन 5u प्लस 6v, 5x माइनस 6y 5u माइनस 6v। अब बेटा मैं इसी क्वेश्चन के थ्रू ना आपको समझाती हूं कि हमें कब कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है। ध्यान से सुनो, a अपॉन b बराबर c अपॉन d था, a अपॉन b बराबर c अपॉन d था प्रॉपर्टी में, प्रपोर्शन में। हमने कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाया, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी था, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, मतलब जो वेरिएबल ऊपर है वही वेरिएबल नीचे माइनस में है। c प्लस डी अपॉन c माइनस डी, तो जो वेरिएबल ऊपर है वही वेरिएबल नीचे है। क्या इस क्वेश्चन में वैसा है? ये x और y है, ये u और v है, ये x और y है, ये u और v है। क्या कुछ गड़बड़ लग रही है? क्या तुम्हें x और y के नीचे x और y ही नहीं चाहिए था? क्या तुम्हें u और v के ऊपर u और v ही नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। तो बेटा हमें क्या करना है, इस u और v को वहां भेजना है और x और y को यहां लाना है। तो बेटा अगर हमें इनकी पोजीशन को स्वैप करना है तो कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी सबसे पहले? दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज ऑल्टरनेंडो। तो अगर हम इसमें पहले ऑल्टरनेंडो अप्लाई करेंगे तो हमें एक सिस्टमैटिक वे में क्वेश्चन मिल जाएगा। तो हमें एक सिस्टमैटिक वे में क्वेश्चन मिल जाएगा जिसमें बेटा एक्स वाई के नीचे एक्स वाई है, जिसमें एक्स वाई के नीचे एक्स वाई है, यूवी के नीचे यूवी है, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, क्योंकि ये सिस्टमैटिक है ना। ए बी के नीचे ए बी है, सी डी के नीचे सी डी है, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है। तो इसको लगाने के लिए हमें सिस्टमैटिक में पहले उसको करना पड़ेगा। अब हम इसमें क्या लगाएंगे? कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। अब बेटा कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो अगर हम इसमें लगाते हैं तो ये पूरा ए हो जाएगा, ये पूरा बी हो जाएगा, ये पूरा सी हो जाएगा और ये यहां पे पूरा डी हो जाएगा। तो बच्चा ये पूरा ए, ये पूरा बी, ये पूरा सी और ये पूरा डी। तो यहां से आप क्या बोलोगे? ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। देखो ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। बेटा नीचे जब माइनस होगा ना, नीचे जब माइनस होगा, देखो a प्लस बी तो आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बीच में प्लस है। लेकिन जहां बीच में माइनस आ जाता है वहां पे गलतियां आप लोग करते हो। तो जहां बीच में माइनस आ जाए मेक श्योर कि आप कोई मिस्टेक उसमें ना करो। तो बाहर ऐसे ब्रैकेट बना लो, इनिशियली बना लो, बाद में जब आप कंफर्टेबल हो जाओ तो छोड़ सकते हो। तो बेटा c प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। अब बेटा बाहर माइनस है तो डिनोमिनेटर के साइन चेंज हो जाएंगे। ऊपर से बेटा 6y कैंसिल, 5x प्लस 5x ऊपर क्या बचा? 10x अपॉन में 5x माइनस 6y माइनस 5x प्लस का 6y। बेटा माइनस प्लस माइनस 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 प्लस। सिमिलरली वहां पे भी 6v और 6v कैंसिल, 10u नीचे बचा 5u प्लस 6v माइनस 5u प्लस 6v, माइनस 5 कैंसिल, तो बेटा 10 और 10 भी कैंसिल। तो आपके पास क्या बचा? x अपॉन ये यहां से प्लस है, सॉरी, 12y इज इक्वल टू u अपॉन
12b, तो 12 से 12 भी कैंसिल, तो अब आपके पास क्या आ गया, x अपॉन y इज इक्वल टू u अपॉन v, जिसका मतलब है x इज टू y इज इक्वल टू u इज टू v, और यही आपको प्रूफ करना था। तो इसी तरीके से आप क्वेश्चंस तो करते हो, समझते हो, एंड आई होप कि इतनी चीज आपको समझ में आई हो। चलो भाई ठीक है, तो अब आगे क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है और उसको सॉल्व करते हैं। अब इसमें भी आपके पास क्वेश्चन क्या है कि प्रॉपर्टीज यूज करो प्रोपोर्शन की और उसके बाद इसको सॉल्व करो। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, अब आपको ऊपर एक टर्म दिख रही है, नीचे उसी की जैसी टर्म दिख रही है, a माइनस बी, और ऊपर a प्लस बी और नीचे a माइनस बी, ये c और ये d आपको नजर आ रहा है ना। तो सिंपली आपके पास बेटा ये पूरा क्या हो जाएगा a, ये नीचे वाला पूरा क्या हो जाएगा b, ये वाला पूरा क्या हो जाएगा c, और ये पूरा क्या हो जाएगा d हो जाएगा। तो आपके पास क्या बन जाएगा a b c एंड d। एंड जब भी प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन की बात की जाती है दैट मींस कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, पर कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो तब लगाओ जब आपके पास सारी चीजें अलाइंड हो, जैसे आपने सीखी है वैसा। अब इसको अगर आगे करें और देखें ध्यान से, तो बेटा इसमें अगर हम कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाएंगे तो देखो क्या हो जाएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, अंडर रूट ऑफ x प्लस 1, व्हाट इज, ये पूरा a है, प्लस अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 माइनस अंडर रूट ऑफ x माइनस 1, होल अपॉन में अब नीचे क्या आएगा a माइनस बी, तो बेटा अंडर रूट ऑफ x प्लस 1, ठीक है, प्लस अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 माइनस अंडर रूट ऑफ x प्लस 1, क्योंकि बेटा ये बाहर के माइनस की वजह से अंदर के दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, और ये प्लस अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 बन जाएगा। ये क्या बनेगा बेटा 4x माइनस 1 प्लस 2, और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा 4x माइनस 1 माइनस 2। तो आपने क्या किया, a प्लस बी, a माइनस बी, c प्लस डी और c माइनस डी। इतनी बात क्लियर है। अब बेटा क्या क्या कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, x माइनस 1 से यहाँ x माइनस 1 कैंसिल, x प्लस 1 से यहाँ x प्लस 1 कैंसिल, तो न्यूमरेटर में क्या बचा 2 अंडर रूट ऑफ x प्लस 1, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या बचा 2 अंडर रूट ऑफ x माइनस 1, वहां पे क्या बचा 4x माइनस 1 प्लस 2 बेटा प्लस का 1, माइनस 1 प्लस 2 प्लस का 1, और नीचे क्या बचा 4x माइनस का 3 बचा। आई होप इतनी चीज सबको क्लियर हो। इस 2 से बेटा हम ये 2 कैंसल आउट कर देंगे। अब इस अंडर रूट को हटा देते हैं। अब यहाँ पे इस अंडर रूट का तो बेटा कुछ ज्यादा खासा काम है नहीं, तो हम क्या करते हैं अंडर रूट को हटा देते हैं। अंडर रूट को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो मतलब बेटा हर एक टर्म का स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। तो यहां तो अंडर रूट से स्क्वायर और अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल होके क्या बचा x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो बच्चा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी इज 8x। फिर नीचे क्या बचा अगेन 16x का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी, 2 इंटू 4 8, 8 3 24 और x बचा। तो अब ये आपके पास क्या आ गया a अपॉन बी एंड c अपॉन डी। अब इसमें आप दोबारा कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाओ। अगर दोबारा कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाने का मन नहीं है तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हो, बट कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो इज बेनिफिशियल। तो बेटा ये पूरा a है तो a, नीचे प्लस b अपॉन a माइनस का b इज इक्वल टू 16x स्क्वायर प्लस 1 प्लस का 8x प्लस 16x स्क्वायर प्लस 9 माइनस का 24x होल अपॉन में 16x स्क्वायर प्लस 1 प्लस का 8x माइनस का 16x स्क्वायर माइनस का 9 प्लस का 24x। अब जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल कर दो। ऊपर से 1 और 1 कैंसिल,
तो ये बन गया x प्लस एक्स 2x। नीचे से बेटा x और x कैंसिल, तो ये बन गया 2। बेटा ऊपर से कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है तो ऐड कर लो, 16 प्लस 16 32x स्क्वायर, 1 प्लस 9 प्लस का 10 और 8 माइनस 24 कितना बनेगा, माइनस का 16x। होल अपॉन में बच्चा आपके पास यहां पे नीचे क्या है, 16x स्क्वायर से 16x स्क्वायर कैंसिल। अब 1 माइनस 9 कितना हो जाएगा, या 8 प्लस 24 कर लो पहले, 32x, 8 और 24 और माइनस 9 प्लस 1 माइनस का 8। इस 2 से बेटा ये 2 कैंसिल। अब इसको यहां लाके मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 32x इंटू एक्स, 32x इंटू एक्स 32x स्क्वायर, माइनस 8 इंटू एक्स माइनस का 8x इज इक्वल टू 32x स्क्वायर प्लस का 10 माइनस का 16x। इतना आपके पास यहां से निकलकर आ गया। अब बेटा 32x स्क्वायर कैंसिल, ठीक है, माइनस 16x को यहां ले आओ, माइनस 8x प्लस 16x इज इक्वल टू 10, 8x इज इक्वल टू 10 बेटा, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 10/8 दैट इज 5/4। तो यहां से आपने x की वैल्यू कितनी निकाल ली, 10/8 दैट इज 5/4। तो कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं जहां पे आपको एक से ज्यादा बार कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाना पड़े, तो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप यहां करते तो आपकी क्यूब में टर्म्स चली जाती, फिर 16x क्यूब कैंसिल होते, है ना, वो भी आप कर सकते हो। बट जब एग्जामिनर पेपर देखता है ना, और अगर कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो का क्वेश्चन दिया है और ऐसा क्वेश्चन है, तो एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है कि आप 2 बार लगाओ। तो आई गेस 2 बार लगाने से ज्यादा इजी हो जाएगा। कैलकुलेशन का ध्यान रखना, माइनस साइन का डिनोमिनेटर में ध्यान रखना, माइनस लगने के बाद अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आ जाओ। अब इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में देखा गया है, आपको ये PYQs में दिख जाएगा। अब ये क्वेश्चन क्या है, देखो, अगर a प्लस बी का क्यूब अपॉन a माइनस बी का क्यूब 64/27 के बराबर है, तो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी निकालो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो, अगर a प्लस बी का क्यूब अपॉन a माइनस बी का क्यूब 64/27 के बराबर है, आप 64 को क्या लिख सकते हो, 4 का क्यूब, 27 को 3 का क्यूब, क्यूब 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 कैंसिल, तो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ गई, 4/3। तो सिंपल आप इसी तरीके से क्वेश्चंस कर सकते हो एंड आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, चलो बेटा, अब चलते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पे। तो इस चैप्टर से कैसे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं वो हम लोग देखने वाले हैं। चलो भाई, अगर P, Q और R कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन में है तो इन चारों में से क्या सही है। सबसे पहले P, Q और R कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन में है, इसका मतलब है P अपॉन Q बराबर है Q अपॉन R के। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, PR बराबर है किसके, Q स्क्वायर के। अब यहां पे बचा इन चारों ऑप्शंस में से हम पुट करके देखते हैं कि कहां पे हम Q स्क्वायर की वैल्यू डाल सकते हैं। अगर मैं यहां पे Q स्क्वायर की वैल्यू डालूं जो कि PR है, P से P कट जाएगा तो P अपॉन R आएगा, बट यहां पे Q इज टू R है। मैं क्या बोल रही हूं, देखो, पहले वाले में तो Q स्क्वायर है ही नहीं, तो बेटा P अपॉन Q, P और R तो हो ही नहीं सकता क्योंकि P अपॉन Q Q इज टू R के बराबर है, तो पहला वाला तो गलत हो गया। अगर दूसरे वाले की बात करें तो हमें बोला है Q अपॉन R बराबर है P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर के, और Q स्क्वायर हमारा किसके बराबर आया है, PR के। तो अगर मैं इस Q स्क्वायर को किसके बराबर लिखूं, PR के बराबर लिखूं, P से P कैंसल आउट करूं, तो आपके पास यहां से क्या आ जाएगा, Q अपॉन R इज इक्वल टू P अपॉन R। क्या Q अपॉन R P अपॉन R के बराबर है, नहीं, P अपॉन Q के बराबर है, तो दूसरा भी गलत। अब तीसरे वाले में अगर मैं यहां पे Q स्क्वायर की जगह PR पुट करूं तो वो बेटा 1 अपॉन R आएगा, ये भी गलत। लास्ट वाले में अगर मैं पुट करूं
दैट इज P अपॉन आर। P स्क्वायर तो P स्क्वायर है, Q स्क्वायर की वैल्यू कितनी है पी आर, P से P कटा तो बेटा P अपॉन आर इज इक्वल टू P अपॉन आर। बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, तो आपका फोर्थ ऑप्शन यहां से बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बस आपको कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन समझना है क्या है पी क्यू आर, मतलब P इज टू क्यू एज Q इज टू आर, P अपॉन Q बराबर Q अपॉन आर है। और आपको उन चारों ऑप्शंस में से चेक करना है कि कौन सैटिस्फाई कर रहा है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को। चलिए सैंपल पेपर का क्वेश्चन देखते हैं बेटा, 2026 का जो सैंपल पेपर है उसका क्वेश्चन देखते हैं। आ जाओ। एक पेंट को मिक्स किया गया है, अगर रेड 2 चाहिए तो 5 बेस चाहिए, अगर 4 चाहिए प्रोपोर्शन सेम, अगर 2 रेड चाहिए तो 5 बेस चाहिए, अगर 4 रेड चाहिए होंगे तो बेस कितना चाहिए होगा, 2 से 2 कैंसिल, ए की वैल्यू कितनी आ गई 10। अब बेटा अगर 2 रेड चाहिए और 5 बेस चाहिए तो हमें रेड कितना चाहिए होगा कि बेस जो है वो 12.5 लगे, 5 2 ज़ा 10.5, 2.5 इंटू 2, तो बेटा बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। तो ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 5, और सिमिलरली बेटा 2/5 बराबर 6 अपॉन सी, 2 से ये कैंसिल और सी की वैल्यू 15। तो 10 5 15, ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां भी सही हो जाएगा। सिंपल है, 1 मार्कर क्वेश्चन है, एमसीक्यू है बेटा। प्रोपोर्शन वही मतलब चाय कितने कप और चीनी कितनी, है ना, यही आपसे बात करनी है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, जो आपके स्पेसिमेन में था वो कुछ इस तरीके का प्रूविंग का क्वेश्चन था। अब इस प्रूविंग के क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है कि एक्स वाई और जेड प्रपोर्शन में है, एक्स वाई और जेड प्रपोर्शन में है, और कैसे प्रपोर्शन में है, कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन में है। अगर एक्स वाई और जेड कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन में है इसका मतलब है एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू वाई अपॉन जेड। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, इसका मतलब है कि एक्स जेड किसके बराबर है, वाई के स्क्वायर के। ये हमें क्वेश्चन में काम आएगा तो इसमें ध्यान देना पड़ेगा। तो वाई स्क्वायर किसके बराबर आ गया, एक्स इंटू जेड के। अब आओ देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें इसको इसके बराबर प्रूव करना है। चलो भाई लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं। तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड है एक्स अपॉन वाई स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर प्लस वाई अपॉन जेड स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। बच्चा अब ध्यान से देखो एलसीएम कैसे लेना है। ये वाई स्क्वायर है, यहां वाई स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, जेड स्क्वायर है, जेड स्क्वायर है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। कैसे एलसीएम लेते हैं बच्चा, हाउ डू वी टेक दी एलसीएम। आप इन तीनों को लिख लो, आप इन तीनों को ऐसे लिख लो। पहला क्या है, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, पहला क्या है वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, फिर क्या है जेड स्क्वायर एक्स जेड, फिर क्या है जेड और एक्स स्क्वायर, फिर क्या है बेटा आपके पास, फिर आपके पास है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब सबसे पहले एक्स स्क्वायर से अगर कैंसिल करना चाहो तो एक्स स्क्वायर से करोगे तो यहां से कुछ नहीं जाएगा, ये सेम नीचे आ जाएगा। यहां से एक्स स्क्वायर हट जाएगा और जेड स्क्वायर बचेगा, यहां से भी एक्स स्क्वायर हट जाएगा, वाई स्क्वायर बचेगा। अब वाई स्क्वायर से करोगे तो यहां से वाई स्क्वायर हट के सिर्फ जेड स्क्वायर बचेगा, यहां पे जेड स्क्वायर बचेगा और ये वाई स्क्वायर खत्म हो जाएगा। अब जेड स्क्वायर से करोगे तो 1 1 और 1, तो एलसीएम कितना आ गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो इस चीज को ध्यान से करेंगे, एलसीएम कैसे निकालना है इसका बेसिक नहीं भूलेंगे। तो बेटा इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। अब ध्यान दो, ध्यान से सुनो बेटा, एक्स के पास नीचे वाई स्क्वायर है जेड स्क्वायर है, एक्स के पास नीचे वाई स्क्वायर है जेड स्क्वायर है। इस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर को क्या बनाना है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि वो ये बन जाए, एक्स स्क्वायर से। तो ऊपर वाले एक्स को भी किससे करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर से। मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं लिख भी देती हूं बेटा, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर को ये बनाना है तो वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर से। तो ऊपर एक्स को भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर से। तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब। सिमिलरली ये हो जाएगा बेटा वाई क्यूब और ये हो जाएगा जेड का क्यूब। चलो भाई ठीक है। अब बेटा वाई स्क्वायर, ये नीचे जो वाई स्क्वायर है, क्या वाई स्क्वायर की हमें कुछ वैल्यू पता है,
ये जो नीचे डिनोमिनेटर में वाई स्क्वायर है, क्या हमें वाई स्क्वायर की कोई वैल्यू पता है? एक्स जेड, है ना? तो क्या हम इसको एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की जगह पे एक्स इंटू जेड और जेड स्क्वायर की जगह पे जेड स्क्वायर लिख देते हैं? सिंपल है ना? अब बेटा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स जेड इंटू जेड स्क्वायर, तो ये आपके पास क्या बन गया? देखो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स का क्यूब, जेड स्क्वायर इंटू जेड जेड का क्यूब। सिंपल। अब इन तीनों को बेटा हम स्प्लिट करके लिखेंगे। क्या करेंगे? इन तीनों को अब हम स्प्लिट करके लिखेंगे। देखो कैसे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब अपॉन एक्स क्यूब जेड क्यूब को मैं क्या लिख सकती हूं? एक्स क्यूब अपॉन एक्स क्यूब जेड क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब जेड क्यूब प्लस जेड क्यूब अपॉन एक्स क्यूब जेड का क्यूब। कैंसिल जो हो रहा है उसको कैंसिल कर दो। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल, जेड क्यूब से जेड क्यूब कैंसिल। तो बेटा पहली टर्म क्या आ गई? 1 अपॉन जेड क्यूब। लास्ट टर्म क्या आ गई? 1 अपॉन एक्स क्यूब। अब बीच की बात करते हैं बेटा, एक्स क्यूब जेड क्यूब, ए क्यूब बी क्यूब को क्या मैं ए बी का होल क्यूब लिख सकती हूं? बिल्कुल। तो वाई क्यूब अपॉन एक्स जेड का होल क्यूब, और एक्स जेड किसके बराबर है? एक्स जेड किसके बराबर है? वाई स्क्वायर के। तो 1 अपॉन जेड क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स जेड की जगह पे वाई स्क्वायर, और ये क्यूब का बेटा क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। तो 1 अपॉन जेड क्यूब y की पावर 3 अपॉन y की पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। पावर 3 से पावर 6 किस पे कैंसिल? 3 पे। तो आपके पास क्या बचेगा? 1 अपॉन जेड क्यूब प्लस 1 अपॉन वाई क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। रीअरेंज करके लिखेंगे तो यही आपको चाहिए, हेंस प्रूव्ड। बेटा y की पावर 6 अपॉन y की पावर 3 का मतलब क्या है? सॉरी, y की पावर 3 अपॉन y की पावर 6 का मतलब क्या है? y की पावर 3 मतलब y इंटू वाई इंटू वाई, y की पावर 6 मतलब y इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई, y से y, y से y, y से y कैंसिल, 1 अपॉन वाई क्यूब बचेगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं। आई होप समझ में आया हो। PYQ देख लेते हैं कि इस साल मार्च में बेटा जब आपका ये चैप्टर आया था तब किस तरीके के क्वेश्चंस आए थे। तो यहां पे आपको सिंपली बोला है प्रॉपर्टी ऑफ प्रपोर्शन यूज करो और बेटा x की वैल्यू निकालो। सिंपल है ना? a अपॉन बी बराबर c अपॉन डी है। कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो यूज करेंगे, आंसर निकालेंगे। तो बेटा कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो लगाएंगे तो a प्लस का b अपॉन a माइनस का b इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 5 माइनस प्लस 2x प्लस का 5। ठीक है, ठीक है। उसके बाद नीचे क्या आ जाएगा? 9x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 5 माइनस 2x माइनस 5। बच्चा अब जो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर देंगे। क्या ऊपर कुछ भी कैंसिल हो रहा है? नहीं। क्या नीचे कुछ कैंसिल हो रहा है? दोनों चीजें। क्या यहां ऊपर कुछ कैंसिल हो रहा है? नहीं। क्या नीचे कुछ कैंसिल हो रहा है? दोनों चीजें। अब आ जाओ आगे सॉल्व करें। तो ऊपर क्या बन जाएगा बच्चा? 6x स्क्वायर। ठीक है, 6x स्क्वायर आपके पास बन गया। 6x स्क्वायर 3x प्लस 3x 6x माइनस 5 माइनस का 10, और नीचे आपके पास क्या बचा? सिर्फ 6x स्क्वायर। यहां क्या बन जाएगा? 9x स्क्वायर 2x प्लस 2x 4x 5 प्लस 5 10, और नीचे कितना आ गया? 9x का स्क्वायर। बेटा नीचे से x स्क्वायर कैंसिल, 3 2 जा 6 3 3 जा 9। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप बोलोगे मैम आपने तो कहा था 2 बार कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो लगाओ, तो 2 बार क्यों नहीं लगाया?
क्योंकि बेटा इसमें नीचे जो आपका सिर्फ 2 और 3 बचा है उसमें कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा के कुछ फायदा ही नहीं है, तो इसलिए अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 3 इसके साथ, ये 2 इसके साथ, सो 3 इंटू 6x स्क्वायर प्लस का 6x माइनस 10 इज इक्वल टू 2 इंटू 9x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 10। बेटा 6 3 जा 18x स्क्वायर, 6 3 जा 18x माइनस का 30, 9 2 जा 18x स्क्वायर, 4 2 जा 8x एंड 2 इंटू 10 इज 20। 18x स्क्वायर कैंसिल, रीअरेंज करो, 18x माइनस का 8x इज इक्वल टू 20 प्लस का 30। बेटा 10x इज इक्वल्स टू 50, तो सिंपली x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। यही आपका क्वेश्चन था और बच्चे इस क्वेश्चन को देख के भी डर गए थे। देखो हम लोग इंटरव्यू करने गए थे, है ना, जब आपका एग्जाम हुआ था, और पेपर के टाइम पे ना लिटरली पैनिक इतना हो जाता है क्योंकि आज तक कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो में क्या देखा है कि ऊपर ऊपर से कुछ कैंसिल होगा, नीचे नीचे से कैंसिल होगा, पर बच्चों ने देखा भाई ऊपर तो कुछ कैंसिल ही नहीं हो रहा है, कैसा क्वेश्चन है। तो बेटा ट्रस्ट इन द प्रोसेस। आपको अगर कंसेप्ट क्लियर है, आप नीचे के कैंसिल करो, कैंसिल आउट करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर निकालो। पर आई अग्री कि थोड़ा सा भी चेंज अगर क्वेश्चन में आ जाता है तो आप लोग पैनिक कर जाते हो, आई गेट दैट पॉइंट। पर बच्चों उस चीज को समझो, है ना, पैनिक करने से कुछ नहीं होगा। आपको अगर वो चीज आती है तो मेक श्योर कि आप उसको अच्छे से करो, ध्यान से करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से चीजें होंगी, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे बच्चा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हो। अगर कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में डाल देना। तब तक अपना ख्याल रखो, नेक्स्ट वन शॉट का वेट करो। टेक केयर एवरीवन, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय, थैंक यू सो मच।